गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू माय स्टूडेंट्स एंड योर वेलकम फरहत इंग्लिश यूटोपिया। जैसा कि ये टर्म है यूटोपिया, आप जानते हैं कि ये टर्म हमारे इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी यूज़ हुई है और आज इसीलिए मैंने चैनल का नाम अपने इंग्लिश यूटोपिया रख दिया है, फरहत इंग्लिश यूटोपिया। तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो समझ जाएंगे और जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, खैर उनको तो नहीं पता होगा कि पुराने जो चैनल का नाम था वो था इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी। चलिए आज बात करते हैं हम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करा रही हूँ यूजीसी एनटीए नेट के। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर से फॉर्म फिल किया है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं हम पहले उस कॉन्सेप्ट को समझें। क्वेश्चन किस व्यूज़ पर बेस्ड हैं, क्या उनका बेस है। अगर हम ये समझ जाते हैं तो क्वेश्चंस करने, हमारा जो अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है वो हमारे लिए इजी हो जाता है और हम कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस में इस प्रैक्टिस सेट कर ले रही हूँ, पूरी तरह समझाने की भी कोशिश करूँगी आपको। विच टू कॉन्सेप्ट्स डेवलप्ड बाय द फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट पेरी बॉर्डू हैव बिकम इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंशियल इन कल्चरल स्टडीज़। वो कौन से दो कॉन्सेप्ट है जो कि फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट पेरी बॉर्डू ने डेवलप किए और वो काफ़ी प्रभावित हुए कल्चरल स्टडीज़ में इन कॉन्सेप्ट से। तो वो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास जो हैं वो टू कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है आपका थर्ड ऑप्शन एंड द फोर्थ ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज़ द कल्चरल कैपिटल एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ द हैबिटस। तो अगर हम आंसर नीचे थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ देखें तो कहा जा रहा है पेरी बॉर्डू फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हु वाज ए पब्लिक इंटेलेक्चुअल इन द ट्रेडिशन ऑफ एमिल जोला and Jean-Paul Sartre. His concept of habitus and cultural capital was influential in recent past modernist humanities and social science. पेरी बॉर्डू एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे जो कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन एमिला जोल का जो चल रहा था उन दिनों और साथ में जीन पॉल सार्टे का, उनके इस कॉन्सेप्ट हैबिटस एंड कल्चरल कैपिटल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। पास्ट मॉडर्निस्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में इसका काफ़ी योगदान रहा। अब बात आती है कल्चरल कैपिटल क्या है। व्हाट इज़ द कल्चरल कैपिटल? इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी कल्चरल कैपिटल comprises दैट कैपिटल formed द फाउंडेशन ऑफ सोशल लाइफ एंड डिक्टेटेड वंस पोजिशन विद इन द सोशल ऑर्डर। कल्चर कैपिटल कहा जाता है सोशियोलॉजी में उस क्षेत्र को जहाँ पर तुलना की जाती थी एक पूंजीपति का समाज, उसकी अपनी जो है सोशल लाइफ और उसकी अपनी पोजीशन समाज के अंदर क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें अगर कि कल्चर कैपिटल क्या था तो उनकी संस्कृतियाँ क्या होती थी, किस तरह से वो लोग रहते थे। इसमें पूंजीपतियों की बात ज़्यादा आ रही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट है हैबिटस। हैबिटस इज़ वन ऑफ बॉर्ड्यूज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल येट एमिजियस कॉन्सेप्ट। इट रेफर्स टू द फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ कल्चरल कैपिटल, to the deeply ingrained habits, skills and disposition that we possess due to our life experience. Habitus एक बॉर्ड्यू का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अगर देखा जाए तो येट एम्बिजियस कॉन्सेप्ट है। ये रेफ़र करता है फिज़िकल एम्बॉडीमेंट को कल्चरल कैपिटल के। कल्चर कैपिटल का फिज़िकल एम्बॉडीमेंट क्या था, कितना गहराई से वो आपस में एक दूसरे से आदतों में जुड़े थे, स्किल्स में जुड़े थे और डिस्पोजिशन में दैट वी पॉजिट ड्यू टू आवर लाइफ एक्सपीरियंस, और हमारे जीवन के उनको लेकर के क्या अनुभव रहे। यही बात हैबिटस में कही गई है। हैबिटस से आप याद रखिएगा इसमें हैबिटेट की बात होती है और कल्चरल कैपिटल से याद रखिएगा वो लोग जो सांस्कृतिक रूप से धनी थे या पूंजीपति थे। इस तरह से सोशल लाइफ, उनका जीने का तरीका, उनकी पोजीशन, ये हमें देखना होगा सामाजिक रूप में। तो जाहिर सी बात है सोशोलॉजिस्ट की बात हो रही है तो समाजशास्त्र की बात हो रही है। तो फ्रेंच जो सोशोलॉजिस्ट हैं पेरी बॉर्डू, बस आप इसको ध्यान रखें कि फ्रेंच के सोशोलॉजिस्ट पेरी बॉर्डू हैं तो उनके कॉन्सेप्ट भी सोशोलॉजिस्ट ही होंगे ना, ऐसे समझिए कि वो भी तो सोशोलॉजिस्ट ही बात करेंगे। तो पेरी बॉर्डू फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट जो हैं उनके दो कॉन्सेप्ट हैं, कल्चरल कैपिटल जिससे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और हैबिटस। बस ये दोनों आप ध्यान से अपना जो है अच्छे से ये इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में फीड कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द विच कॉम्बिनेशन इन द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द ट्रायोलॉजी क्रोएशिया। इसने कहा है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि फॉलो करता है ट्रायोलॉजी क्रोएशिया को। वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट या वो कॉम्बिनेशन है हमारे पास एजामिमोन
कॉफेरो एंड यूमेनिड्स। ये थ्री, अगर बात की जाए कॉम्बिनेशन की, थ्री वर्क की, ये एक वर्क हैं, ये तीनों ही वर्क हैं। और इन तीनों वर्क में जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है जिसमें है एगामेमनॉन, कॉफेरो एंड यूमेनिड्स, इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। देखिए सी जो है आंसर इसका सही था, क्योंकि कुरेशिया इज ए ट्रायोलॉजी ऑफ ट्रेजिक ड्रामास बाय द एंसेंट ग्रीक ड्रामाटिस्ट एसाइक्लस। कुरेशिया एक ट्रायोलॉजी और ट्रेजिक ड्रामा था जो एंसेंट ग्रीक ड्रामाटिस्ट एसाइक्लस से आया। इट इज़ हिज लास्ट वर्क एंड द ओनली कंप्लीट ट्रायोलॉजी ऑफ ग्रीक ड्रामास दैट हैज सर्वाइव्ड। अंडरस्टूड? The Curetia tells the story of the house of Atreus, Agamemnon, Corphero and Eumenes constitutes the trilogy Curetia। तो कुरेशिया कहाँ से आई? एक कहानी है जो कि एट्रस के हाउस की कहानी को बताती है, जिसमें कि हमारे पास एगामेमनॉन, कॉफेरो एंड यूमेनिड्स कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रायोलॉजी कुरेशिया के हैं। एगामेमनॉन की बात करें, द फर्स्ट प्ले, देखिए थ्री प्ले लिखे गए थे और ये ग्रीक ड्रामाटिस्ट एसाइक्लस ने लिखे थे। ये ट्रायोलॉजी थी, यानी कि 3 प्ले थे और जिनका आपस में एक दूसरे से रिलेशन था, बस ये आपको समझना है। एगामेमनॉन, द फर्स्ट प्ले, एगामेमनॉन पोर्ट्रेज द विक्टोरियस रिटर्न ऑफ दैट किंग फ्रॉम द ट्रोजन वॉर एंड हिज मर्डर बाय हिज वाइफ। फर्स्ट प्ले में दिखाया गया कि एगामेमनॉन जो कि एक पोर्ट्रेज द विक्टोरियस जो एक राजा था, वो वापस लौटता है और ट्रोजन वॉर से वापस लौटने के बाद उसकी पत्नी द्वारा ही उसकी हत्या कर दी जाती है। क्लाइटेमनेस्ट्रा एंड हर लवर एगिस्थस, यहाँ पर बाय हिज वाइफ के बाद आ रहा है। इसमें कौन कौन थे? इसमें थे क्लाइटेमनेस्ट्रा एंड हर लवर एगिस्थस, इसमें 2 कैरेक्टर हैं। अब बात आ रही है कॉफेरो की। कॉफेर द सेकंड प्ले कॉफेर takes its title from the chorus of women servants who come to pour propitiatory offering at the tomb of the murder Agamemnon। देखिए अब पहला जो प्ले है वो दूसरे प्ले से जुड़ा हुआ है, ये आपको देखना है। 3 प्ले आपस में जुड़े हैं और तीनों की कहानियाँ एक के बाद एक आगे बढ़ती है। द सेकेंड प्ले में दिखाया गया कि कॉफेर takes its title from the chorus of women servants who come to pour propitiatory offering at the tomb of the murder Agamemnon। It details the revenge of Agamemnon's daughter Electra and his son Orestes। इसमें कॉफेर नाम का कैरेक्टर है जो मतलब जो कोरस ऑफ वुमेन सर्वेंट्स, जो कि और जो महिलाएं वहाँ पर नौकर थीं उनके बीच में, उनके ग्रुप में से है। वो बहुत नफ़रत करता है एगामेमनॉन के मर्डर जिसने किया उससे, और फिर उसके बाद वो बदला लेने की सोचता है एगामेमनॉन की बेटी इलेक्ट्रा और उसके बेटे ओरेस्टेस से। यूमेनिड्स जो कि थर्ड प्ले है। द थर्ड प्ले यूमेनिड्स opens at the shrine of Apollo at Delphi, where Orestes has taken sanctuary from the Furies। At the command of the Delphic oracle, Orestes journeys to Athens to stand trial on his matricide। यूमेनिड्स थर्ड प्ले जो कि इसको आगे बढ़ाता है, उसमें यूमेनिड्स के ऊपर जब पर्दा खुलता है तो आप इसको देखेंगे। Shrine of Apollo at Delphi, where Orestes has taken sanctuary from the Furies, at the command of the Delphic oracle, Orestes journeys to Athens to stand trial for his matricide। इस तरह ये तीनों प्ले एक दूसरे से रिलेटेड हैं और यही कुरेशिया के नाम से जाने जाते हैं। और कुरेशिया एक ट्रायोलॉजी है, यानी 3 प्ले एक दूसरे से जुड़े हैं। ये एक ट्रेजिक ड्रामा है बाय द एंसेंट ग्रीक ड्रामाटिस्ट, जिसको लिखा गया एंसेंट ग्रीक ड्रामाटिस्ट एसाइक्लस के थ्रू। बस इतना आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है नंबर 3 क्वेश्चन, हाउ ऑफन डिड रिचर्ड स्टील टॉटलर अपीयर एवरी वीक एंड हाउ मेनी इशूज़ ऑफ टॉटलर इन टोटल वर पब्लिश्ड। कितने, ये पूछा जा रहा है आपसे कि रिचर्ड स्टील ने टॉटलर अपीयर एवरी वीक, रिचर्ड स्टील टॉटलर ने कितने इशूज़ हर वीक वो इशू कराते थे या पब्लिश कराते थे, ये आपको बताना है कि वो कितने इश्यूज़ थे जो वो हर वीक में वहाँ पर पब्लिश कराते थे अपने यहाँ। ये यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 3 टाइम्स ए वीक 271 इश्यूज़, वो एक वीक में 3 बार अपने इश्यूज़ को पब्लिश कराते थे और 271 इश्यूज़ उन्होंने पब्लिश किए। 271 इश्यूज़ 3 टाइम्स ए वीक एंड 271 इश्यूज़ पब्लिश्ड हुए। The Toddler, a periodical launched in London by the assist Sir Richard Steele in April 1709। टॉटलर ने जो कि पेरियोडिकली लॉन्च किया लंदन में
उनके जो अगर देखा जाए टॉटलर को पीरियोडिकल लॉन्च किया गया है लंदन में, किसके द्वारा? वो थे हमारे एसेसर रिचर्ड स्टील, अप्रैल 1709 में, अपीयरिंग 3 times वीकली until January 1711 and total of 271 issues। 3 टाइम वीकली उनके ये इश्यूज़ पब्लिक हुए जनवरी 1711 में। टोटल इश्यूज़ 271 इश्यूज़ हुए, पब्लिश्ड इन लंदन बाय जॉन मॉर्फ्यू एंड प्रिंटेड बाय जॉन नट। पब्लिश किसने किए ये भी बताया गया। पब्लिश्ड इन लंदन, लंदन में हुए, बाय जॉन मॉर्फ्यू एंड प्रिंटेड बाय जॉन नट, और प्रिंटेड किया गया, प्रिंटेड बाय जॉन नट। बस इस तरह करके आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो टॉटलर नाम का पीरियोडिकल बात की जाएगा, जैसे ये है रिचर्ड स्टील टॉटलर अपेयर एवरी वीक। तो रिचर्ड स्टील का जो टॉटलर थे वो हर सप्ताह, कितने सप्ताह में हुए? वो 3 वीक्स में होते थे। देखिए 3 टाइम्स से वीक होते थे, मतलब एक वीक में 3 टाइम्स होते थे, और 271 इश्यूज़ हुए थे। नेक्स्ट है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट एजर्शन एंड रीज़न। ये आपको बताना है कि एजर्शन और रीज़न क्या दोनों ही ट्रू हैं या दोनों ही फॉल्स हैं, या फिर एक ट्रू और एक फॉल्स है, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। फर्स्ट ए देखते हैं एजर्शन। ओनली एक्चुअल रिसर्च डेवलप्स रिसर्च स्किल्स। पूछा जा रहा है ओनली एक्चुअल रिसर्च डेवलप्स रिसर्च स्किल्स। ओनली एक्चुअल रिसर्च डेवलप्स रिसर्च स्किल। एजर्शन देखते हैं, एजर्शन नंबर 1। एजर्शन ए, ओनली एक्चुअल रिसर्च डेवलप्स रिसर्च स्किल, एंड रीज़न दिया जा रहा है इंफॉर्मेशन इज डिस्क्रीट वेयर एज नॉलेज कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस। पूछा जा रहा है आपसे कि क्या एक्चुअल रिसर्च ही रिसर्च स्किल्स को डेवलप करती है? क्या केवल एक्चुअल रिसर्च ही रिसर्च स्किल्स को डेवलप करती है? और रीज़न दिया जा रहा है आपको इंफॉर्मेशन इज़ डिस्क्रीट वेयर एज नॉलेज कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस, यानी नॉलेज का जो कंसिस्टेंसी है वो कनेक्शन के नेटवर्क से और भी ज़्यादा जो हमारी इंफॉर्मेशंस हैं उनको डिस्क्रीट करती है। जहाँ पर तो ये पूछा गया है कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्क्रीट होती है तो नॉलेज की कंसिस्टेंसी नेटवर्क के कनेक्शन से और भी ज़्यादा मजबूत होती है। बिल्कुल सही है। बोथ एंड आर ट्रू, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। बस इसे आप देखिए ध्यान से कि फर्स्ट तो ठीक है, हम कह रहे हैं A R both are true but R is not the correct explanation। R इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं which of the following fictional characters is in the right chronological order। ये जो आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्शनल कैरेक्टर इज़ इन द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? अंकल टॉबी, मैन फ्राइडे, स्टीफन डेडल्स एंड मिस हैविशम। स्टीफन डेडल्स, मैन फ्राइडे, अंकल टॉबी, मिस हैविशम। सी देखते हैं, मैन फ्राइडे, अंकल टॉबी, मिस हैविशम, स्टीफन डेडल्स। अब इसमें सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। सी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं नीचे। राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फिक्शनल कैरेक्टर्स इज़ ऑप्शन सी, मैन फ्राइडे। मैन फ्राइडे के कैरेक्टर और उसकी अगर हम ईयर की बात करें तो सबसे पहले मैन फ्राइडे आता है जो कि पब्लिश्ड इन 1719 में हुआ। दिस कैरेक्टर अपीयर्स इन डैनियल डिफॉज नॉवेल। मैन फ्राइडे डैनियल डिफॉज नॉवेल रॉबिन्सन क्रूज का है, पब्लिश्ड इन 1719। इससे आपको क्या होगा कि कैरेक्टर भी साथ साथ याद करते चलिए और साथ में उसका पब्लिशिंग ईयर भी। तो मैन फ्राइडे जो कैरेक्टर है वो अपीयर्स हुआ था डैनियल डेफोस के नॉवेल रॉबिन्सन क्रूज में और पब्लिश्ड इन 1719। अंकल टॉबी कैरेक्टर इज द अपीयर्स इन लॉरेंस स्टर्न्स नॉवेल एंड द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रैम शंडी जेंटलमैन, पब्लिश्ड इन 1759। इसका मतलब क्या है कि अंकल टॉबी का जो कैरेक्टर था लॉरेंस स्टर्न्स नॉवेल के द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रैम शंडी जेंटलमैन, पब्लिश्ड, पूरा नाम है ये नॉवेल का, ये पब्लिश्ड हुआ था 1759 में। मिस हैविशम, दिस कैरेक्टर अपीयर्स इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। मिस हैविशम कहाँ पर अपीयर हुआ? चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, पब्लिश्ड इन 1861 and it was published in 1861। Understood? Next देखते हैं नंबर 4, स्टीफन डेडल्स। स्टीफन डेडल्स, दिस कैरेक्टर appears in जेम्स जॉयस नॉवेल। This character appears in James Joyce novel A Portrait of the Artist as a Young Man, published in 1916।
स्टेफन रेडल्स जो कैरेक्टर है वो अपीयर होता है जेम्स जॉइस के नॉवल ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन पब्लिश्ड इन 1916। ओके, इज दैट क्लियर? इस तरह से आप इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगा लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन फ्राइडे, सेकंड इज़ द अंकल टॉबी, थर्ड इज़ द मिस हैविशम एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टीफन रेडल्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू हीरोज़ विद द सेम नेम। आपको ये बताना है कि यहाँ पर वो कौन से दो ऐसे वर्क हैं या कौन से दो ऐसे हीरो हैं जिनका नाम एक जैसा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू हीरोज़ विद द सेम नेम। एक ही देखिए यहाँ पर ये बताना है आपको कि वो कौन सा नॉवेल है या कौन सा ऐसा जो है हमारे पास कैरेक्टर है जिसका नाम दो हीरो में यानी दो हीरोज़ हैं और लेकिन सेम नेम यूज़ हुआ है। तो इसमें आपका डी जो है राइट आंसर है आर्माडेल। आर्माडेल इज़ ए नॉवेल by Vicky Collins, first published in November 1864 to June 1866। आर्माडेल एक नॉवेल है जो कि विकी कॉलिंस ने जिसको लिखा था, फर्स्ट पब्लिश्ड इन नवंबर 1864 से जून 1866 के बीच हुआ। द नॉवेल हैज़ ए कॉन्वोल्यूटेड प्लॉट अबाउट टू डिस्टेंट कज़न्स बोथ नेम। इसमें देखने को मिलता है इसके प्लॉट में कि दो बहुत ही करीबी कज़िन थे जिनके एक जैसे नाम थे। एलन आर्माडेल द फादर ऑफ वन हैड मर्डर्ड द फादर ऑफ द अदर्स। एलन आर्माडेल नाम के, देखिए यहाँ पर ये चीज़ है कि दो कज़िन हैं जिनके एक जैसे नाम हैं इस प्लॉट में। द फादर ऑफ वन हैड मर्डर द फादर ऑफ द अदर्स, एक के पिता ने ही दूसरे के पिता की हत्या कर दी थी। द टू फादर्स आर ऑल्सो नेम्ड एलन आर्माडेल। अब उन दोनों पिता के नाम क्या थे? एलन आर्माडेल थे। तो आर्माडेल नाम का ही नॉवेल है। इस नॉवेल को लिखा गया विकी कॉलिंस के थ्रू और फर्स्ट पब्लिकेशन इसका होता है नवंबर 1864 टू जून 1866 तक। द नॉवेल हैज़ ए कॉन्वोल्यूटेड प्लॉट अबाउट टू डिस्टेंट कज़िन्स बोथ नेम। जिन दोनों कज़िन्स के नाम, वो दूर के कज़िन थे, उन दोनों कज़िन्स के नाम क्या थे? एलन आर्माडेल। इसमें एक के पिता की हत्या दूसरे के पिता कर देते हैं और ये दोनों ही फादर के नाम एलन आर्माडेल थे। मैं समझती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग इज़ ए लिस्ट ऑफ की क्रिटिकल टर्म्स विच इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मुलेशन। लिस्ट आपको दी जा रही है, इसमें आपको क्रिटिकल टर्म्स सर्च करनी है जिसका कि राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो और उनका फॉर्मुलेशन किया गया हो अकॉर्डिंग टू राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। हम सही ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब रॉन्ग ऑप्शन अगर मान लीजिए हम डिस्कस करते भी हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में इंफॉर्मेशन गलत फीड हो जाए माइंड में। तो बेहतर होगा सही इंफॉर्मेशन फीड हो जो कि राइट आंसर है। B. The unconscious language of paraphrase and difference. It is the right chronological order of formulation. अब the unconscious language of paraphrase difference is the right chronological order of the critical terms formulation. इस तरह से आप इस क्वेश्चन को याद रखिए। इसमें सबसे पहले द अनकॉन्शियस है, लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज से ही लिया जाएगा। हेयरसी ऑफ पैराफ्रेजिस है एंड डिफरेंस है, ये सभी राइट। चलिए अब अपने ऑप्शन का मैच कर लेते हैं। होमी भाभा का वर्क क्या रहा, हमें ये देखना है। होमी भाभा का वर्क इसमें सेविंग द टेक्स्ट, मतलब एज का जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट है और ए का राइट ऑप्शन है सेविंग द टेक्स्ट। मैं गलत ऑप्शन या गलत क्वेश्चंस को दिखाकर जो कि मिसमैच है उसे दिखा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। लास्ट मोमेंट पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सही ऑप्शन के बारे में ज़्यादा सोचें और सही ऑप्शन ही आपके दिमाग में फीड हो। यही वजह है कि मैं मैचिंग किया हुआ आपको दिखा रही हूँ। इसमें है नंबर बी पर जॉफ्री हार्टमैन, क्योंकि बी का हमारे पास सेकंड ऑप्शन द लोकेशन ऑफ कल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थे? होमी भाभा से याद रखिए, होमी भाभा का रिलेशन आप बनाएंगे सेविंग द टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट की बात आ जाए तो होमी भाभा है। जॉफ्री हार्टमैन की बात आए तो लोकेशन ऑफ कल्चर है, मतलब कल्चर की बात हो रही है। एडवर्ड सैड की बात आ जाए तो डिज़ायर इन लैंग्वेज है, एडवर्ड सैड डिज़ायर इन लैंग्वेज। एंड जूलिया क्रिस्टीवा की बात अगर आए तो कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म है। अब इसमें आपको क्योंकि कल्चर दो जगह आ रहा है तो इसमें कैसे आप डिफरेंस करेंगे? मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ ही जाता है, वहाँ कंफ्यूज ना हो,
तो जॉफ्री हार्टमैन कल्चर की लोकेशन बता रहे हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। जूलिया क्रिस्टेवा जो है वो बता रहे हैं कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म, कल्चर और इम्पेरियलिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में एंड है, ये भी ध्यान रखिएगा, कल्चर और इम्पेरियलिज्म। एडवर्ड सैड बात कर रहे हैं आपसे डिज़ायर इन लैंग्वेज की, यानी लैंग्वेज भाषा की इच्छाओं। और जॉफ्री हार्टमैन आपसे बात कर रहे हैं चलिए देखते हैं, जॉफ्री हार्टमैन आपसे बात कर रहे हैं द लोकेशन ऑफ कल्चर की। एक बार फिर से देख लेते हैं। होमी भाभा रिलेट टू द सेविंग द टेक्स्ट। जॉफ्री हार्टमैन रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ कल्चर, ये कल्चर के लोकेशन की बात कर रहे हैं, आप इसमें डिफरेंस करना सीखिए। एडवर्ड सैड बात कर रहे हैं डिज़ायर इन लैंग्वेज की, इसमें देखिए एडवर्ड सैड है, एस आया है, डिज़ायर इन लैंग्वेज इसमें भी एस सिलेबस जो है हमारे पास वो ज़्यादा डोमिनेंट है। अगर देखा जाए डिज़ायर, डी के बाद जो सिलेबल है वो ज़्यादा जो मतलब अपना दिखा रहा है, थोड़ा सा इसे कहते हैं हम, जो एक असर दिखा रहा है वो है डिज़ायर। तो एडवर्ड सैड यानी डिज़ायर इन लैंग्वेज। एंड जूलिया क्रिस्टेवा फोर्थ कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म। तो जूलिया क्रिस्टेवा कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म से रिलेटेड हैं। तो होमी भाभा का ध्यान रखिए टेक्स्ट है, जॉफ्री हार्टमैन का आपके पास द लोकेशन ऑफ कल्चर है, एडवर्ड सैड का डिज़ायर इन लैंग्वेज है, एंड जूलिया क्रिस्टेवा का कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म है। बस इस तरह करके आप इस मैच को सही याद कर लीजिए। नंबर 10 पर आता है द फॉलोइंग लिस्ट विच टू जनरल्स रिलेट टू द फील्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर मतलब पूछा क्या जा रहा है आपसे कि इस लिस्ट के अनुसार वो कौन से 2 जनरल्स हैं जो कि एक ही फील्ड में पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से रिलेटेड हैं। तो वो हैं आपके पास, अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो डी है 1 and 2। 1 and 2 मतलब कुनापिपी एंड इंटरवेंशंस। कुनापिपी एंड इंटरवेंशंस ये 2 ऑप्शन हैं आपके जो कि राइट ऑप्शन है, और ये दोनों ही रिलेटेड टू द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से हैं। कुनापिपी Journal of Post-Colonial Writing and Culture was a biannual arts magazine with special but not exclusive emphasis on the new literature written in English. Kunapipi and Intervention are 2 journals related to the field of post-colonial literature. तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि कुनापिपी एक जर्नल है जो कि पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग एंड कल्चर से बाय एनुअल आर्ट्स मैगजीन में विद स्पेशल बट नॉट एक्सक्लूसिव एम्फेसिस ऑन द न्यू लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश। एंड कुनापिपी एंड इंटरवेंशंस आर 2 जॉनर्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। कुनापिपी आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ था 2 जॉनर से जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से रिलेटेड थे। इस तरह करके आपका ऑप्शन डी एकदम राइट ऑप्शन है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ आए होंगे। आगे इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी और इसी तरह अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी। जो बच्चे आज नए चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द UGC NTA नेट। अगर हम इसमें देखें कि UGC NTA नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस, और ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जिन्हें लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है या वो जो हाई लेवल की लैंग्वेज नहीं समझ पाते इंग्लिश की, तो ऐसे बच्चों के लिए ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि वो बच्चे समझ जाएं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। अगर आप एक बार ये समझ जाते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने बहुत बच्चों को देखा है इंग्लिश में कि वो जो पूछा जा रहा है उसका सही मीनिंग नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन का मीनिंग है वो समझाने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आप अपना कोई भी क्वेश्चन गलत करके ना आए और कन्फ्यूज़न की सिचुएशन से बचें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी आपको इसी तरह के और अच्छे क्वेश्चंस लेकर के, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से कंप्लीट हो और आप अपना UGC NTA नेट के एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफ़ाई करें। चलिए, इन्हीं अच्छी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।